Subscribe the channel and press the bell icon for tune the latest update. बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल मेथड यूज कर रहे थे और इलेक्ट्रिकल प्रोस्पेक्टिंग में आपको मैंने बताया था कि हम डेप्थ पे जो बेसिक रेजिस्टिविटी है मटेरियल्स की, जो डिफरेंट लेयर्स की रेजिस्टिविटी है, उसको मेजर करके हम डिफरेंट रॉक्स के बारे में उनकी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ रहे थे। तब मेथड्स हैं कि किस तरह से वो करते हैं। तो मेथड्स बहुत सारे हैं। मेथड्स आपका वेनर्स है, स्लम्बर्जर है और डाइपोल डाइपोल है, ली पार्टीशन मेथड है। सब कुछ आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो बेसिकली हम तीन पे फोकस कर रहे हैं। आपके एग्जाम में तो बेसिकली अभी तक जो पूछा गया है वेनर्स ही पूछा जाता है, स्लम्बर्जर पूछा था। अब इस बार ऑप्शनल आएगा तो कुछ पता नहीं है कि क्या पूछा जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा कभी पूछा नहीं जाता है। स्क्रीन तो दिख नहीं रही होगी किसी को, और अभी नहीं आ रही कुछ। नहीं सर, आ जाएगी, आ जाएगी अभी। ठीक है, तो बेसिक हम तीन मेथड अभी आपको बता दे रहे हैं, वेनर्स, स्लम्बर्जर और डाइपोल डाइपोल। जिसमें जो सबसे एडवांस माना जाता है वो बेसिकली डाइपोल डाइपोल मेथड है। अभी हम उनकी वर्किंग डिस्कस करेंगे और सभी लोग, जितने लोग बैठे हुए हैं, ये पेन और नोट पेपर लेके रखेंगे। कुछ नोट्स भी आपको साथ में दे देंगे हम। बेसिकली वेनर्स का जो फंक्शन है कि वेनर्स का इंस्ट्रूमेंट हम यूज कैसे करते हैं, वेनर्स कॉन्फ़िगरेशन हम यूज कैसे कर रहे हैं, वो आपको लिखा देंगे। मैंने जो इसमें इमेज यूज की है वो मैंने अपने नोट्स की इमेज यूज की है अभी स्लाइड में। तो आप उस इमेज को बना लेंगे स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ में, और जो प्रोसेस लिखाएंगे उसको लिख लेंगे। क्योंकि जब हम प्रोसेस एक बार वेनर्स का लिख लेंगे तो बाकी दोनों समझने में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो बेसिकली डेफिनेशन जो है आपकी वो यही है कि सर्वे मेथड्स दैट इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोपोटेंशियल एसोसिएटेड विद द फ्लो ऑफ सब सरफेस करंट। सब सरफेस करंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है बेसिकली उसको मेजर करते हैं हम इलेक्ट्रिकल मेथड से, और रेजिस्टिविटी निकालते हैं किसी मेथड, किसी भी रॉक की या डिफरेंट लेयर्स की। तो जब रेजिस्टिविटी निकालते हैं तो इन्होंने बोले कि कुछ चीजें तो जैसे एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स जो होते हैं वो अर्थ के अपने आप कुछ मेजर्स हैं अर्थ में। जैसे अगर स्टडी की आपने पढ़ी होगी फिजिक्स में, तो केवल और केवल सरफेस पे ही नहीं, एटमॉस्फेयर में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस जनरेट होते हैं अर्थ के लिए। कि अर्थ का आउटर है वो क्या है, और इनर कोर आयरन है जो बिहेव करता है। और अगर मैग्नेट के चारों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने आप जनरेट होंगी, ये तो पता है ना। यस सर। लेकिन वो इतनी लार्ज नहीं है कि हमें महसूस हो सके। लेकिन अगर हम मेजर करेंगे तो जरूर अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी होगी तो उसमें वो थोड़े बहुत चेंजेस आ जाएंगे जो अर्थ की मैग्नेटिक, जो अर्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आने चाहिए। तो बेसिकली क्या क्या है, रेजिस्टिविटी मेथड है, सब पोटेंशियल मेथड है और इंड्यूस्ड पोटेंशियल मेथड है। तो हम सेल्फ पोटेंशियल मेथड डिस्कस कर चुके हैं, रेजिस्टिविटी मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो इंड्यूस्ड पोटेंशियल मेथड है वो बेसिकली हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। तो कॉमन सी ही है, जैसा रेजिस्टिविटी है उसी तरह से इंड्यूस्ड पोटेंशियल मेथड्स भी होते हैं। कुछ फंडामेंटल्स जो इलेक्ट्रिसिटी के हैं, जो इसके कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो चार्जेस से बनते हैं, और जो सॉलिड होता है, सॉलिड्स में जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बायो के हैं वो बेसिकली ये स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे इसका, कि जो सॉलिड्स होते हैं उसमें जो आउटर मोस्ट सेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है। जब चार्जेस का फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, करंट फ्लो होता है। जो फिजिक्स में आप 8th 9th में या 10th में इन सब में नॉर्मल डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी की। the flow of charge per unit time is called electricity। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस दी हुई हैं कि
occurs by the relative slow movement of ions within the electrolyte and depends upon the type of iron, ionic concentration and mobility. अब बेसिकली इसमें केवल आयन लिखा हुआ है, आयन, आयनिक कन्फिगरेशन एंड मोबिलिटी। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कंडीशंस हैं, कंडक्शंस हैं, वो किस चीज पे डिपेंड करेंगी कि किस तरह के आयंस में फ्लो हो रहा है, आयंस का फ्लो कैसा है, कितनी इजीली आयंस फ्लो कर सकते हैं। अब आयन वगैरह की डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और देन दिया हुआ है ये जनरल जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो फंडामेंटल्स हैं जो आपको पढ़ने को कहा था थोड़ा सा, डाइलेक्ट्रिक कंडक्शन होगा, ठीक है। अकर्स वेरी वीकली कंडक्टिंग मटेरियल्स, जो इंसुलेटर्स होते हैं बेसिकली, या ये कह सकते हैं कि सेमी कंडक्टर्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम फ्लो होती है, उसमें आपका डाइलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है। कि रेजिस्टिविटी सर्वे, अब बेसिकली आप को बताया था कि ओम्स लॉ सबको पता होगा। अगर हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं तो ओम्स लॉ के बेस पे करते हैं। कितने लोग क्लास में जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है? सर बताएंगे? एक ही आदमी बताएगा? सर जानते हैं। ओम्स लॉ बेसिकली क्या है कि अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो जो वोल्टेज है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए जो कांस्टेंट लगाते हैं वो बेसिकली आपका रेजिस्टेंस होता है। अब अगर हम उस रेजिस्टेंस को पर यूनिट वॉल्यूम में मेजर करें, दैट इज रेजिस्टिविटी। एक यूनिट वॉल्यूम में किसी वायर के या किसी कंडक्टिंग बॉडी के एक यूनिट वॉल्यूम में कितना रेजिस्टेंस है, वही आपका क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, जिसको हम ओम मीटर में मेजर करते हैं। तो बेसिकली ये रेजिस्टिविटी की जनरल डेफिनेशन है। रेजिस्टिविटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट करके आप पढ़ लीजिएगा। इसको केवल जनरल ऐड कर दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पूछा नहीं जाना चाहिए रेजिस्टिविटी, लेकिन क्योंकि है तो पूछ भी सकते हैं, तो इन जनरल आप पढ़ लीजिए। ये एक सर्किट बना हुआ है जो बेसिकली रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए बनाया गया ओम्स लॉ के लिए। और यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है ये दिखा रहा है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ता जाएगा और एक ही रेट से बढ़ता जाएगा, जो हम डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस। अब कुछ प्रॉपर्टीज जो रॉक और मिनरल्स रिलेटेड है इससे। दिया हुआ है मोस्ट ऑफ मटेरियल्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज सेमीकंडक्टर। बहुत कॉमन सी बात है कि जितने रॉक्स हैं या जितने मटेरियल्स हैं लगभग सब सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ ऐसे मिनरल्स होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कंडक्टिंग होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो नॉन कंडक्टिंग होंगी। तो जो अगर कंडक्टिंग मटेरियल्स ज्यादा है तो वो कंडक्टर की तरह थोड़ा बहुत बिहेव करेंगे, वरना वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की तरह ही बिहेव करेंगे। जो बेसिकली हम मानते हैं कि कोई रॉक या टाइल्स है तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। अगर कोई रॉक है जो वेट है, जो थोड़ी सी गीली है, तो उसमें करंट फ्लो करेगा। ये पिछली बार भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। कॉमन सिलिकेट्स एंड कार्बोनेट्स इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो बेसिकली अगर आपके पास लाइमस्टोन्स है या आपके पास सिलिका क्वार्ट्ज है, जो क्वार्ट्ज अगर ज्यादा होगा, या कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है, तो वो आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। मेटल्स में सल्फाइड मिनरल्स जो होंगे, जिनमें सल्फाइड्स हैं, वो आपके बेसिकली थोड़ी सी कंडक्टिंग बॉडी की तरह बिहेव करते हैं। और अगर वो आयरन सल्फाइड है तो बहुत ज्यादा कंडक्टिंग होगा। मेटल ऑक्साइड्स आर नॉर्मली लेस कंडक्टिव देन द सल्फाइड्स। अगर कोई मेटल ऑक्साइड है, सपोज Fe2O3 है, आयरन इसमें भी प्रेजेंट है, मैग्नेटाइट Fe2O3, और FeS2 आयरन इसमें भी प्रेजेंट है। तो अगर वो सल्फाइड है, FeS2 है, सल्फाइड है, तो वो ज्यादा कंडक्टिंग होगा इन कंपैरिजन टू आपका ऑक्साइड्स Fe2O3। ये कुछ जनरल एग्जांपल्स हैं बेसिक, जो आपको पता है लेकिन आप इंटरलिंक नहीं कर पाए होंगे।
मैग्नेटाइट इज जनरली वन ऑफ द मोर कंडक्टिंग स्पीसीज, हेमेटाइट इज नॉर्मली वेरी पुअर। अब अभी आपको क्या बता रहे थे कि अगर ऑक्साइड है और अगर सल्फाइड है, ऑक्साइड और सल्फाइड में ऑक्साइड आपका कंडक्शन कम करेगा, सल्फाइड ज्यादा करेगा। अब आपका मैग्नेटाइट हेमेटाइट में दे दिया कि हेमेटाइट ज्यादा कंडक्टिंग होगा इन कंपैरिजन टू मैग्नेटाइट। देखिए पोर स्पेसेस जिसमें होंगे, जो पोर स्पेसेस होंगे, तो पोर स्पेसेस गुड कंडक्टर होंगे अगर उसमें वाटर होगा। अगर एयर फिल होगा या ब्लैंक स्पेसेस होंगे, वॉइड स्पेसेस खाली होंगे, तो वो कम कंडक्टिंग होगा। अगर सलाइन वाटर होगा, इम्प्योरिटी होगी, सलाइन वाटर होगा या सॉल्ट आ जाए तो वो और ज्यादा कंडक्टिंग हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम आपसे कहें कि आपके पास बसाल्ट है, आपके पास वेसिकुलर बसाल्ट है और आपके पास एक वेसिकुलर बसाल्ट है जिसमें एनेक्डोडाइडल स्ट्रक्चर बन गया है विद इनफिलिंग ऑफ सॉल्ट या वाटर प्रेजेंट है उसमें, तो जो बसाल्ट है वो कम होगा आपका कंडक्टर। जो आपका सॉल्ट वाला बसाल्ट है जिसमें वेसिकल्स में आपके सॉल्ट भर गए हैं वो ज्यादा कंडक्टर होगा। अगर वाटर प्रेजेंट है तो वो भी कंडक्टर होगा। तो बेसिकली ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, जब हम स्टडी करते हैं ग्राउंड के नीचे, सब सरफेस के नीचे, तो ये पता करने के लिए कि कोई पर्टिकुलर जगह पे अगर बसाल्टिक है कोई चीज और उसमें आपका पॉजिटिव एनोमली दे रहा। व्हाट इज एनोमली? एनोमली क्या होगी? एनोमली शब्द हम हर चीज में लगभग यूज करते आ रहे हैं। साइस्मिक वेव्स की स्टडी की तब भी हमने एनोमली की बात की थी। अभी हम ग्रेविटी सर्वे करेंगे तब भी हम एनोमली की बात करेंगे। अभी हम मैग्नेटिक सर्वे करेंगे तब भी एनोमली की बात करेंगे। अभी हम इलेक्ट्रिकल सर्वे कर रहे हैं तब भी एनोमली की बात करेंगे। एनोमली बेसिकली क्या होगा कि नॉर्मल से या जो प्रिंसिपल वैल्यू किसी चीज की है उससे कम या ज्यादा कोई भी वैल्यू आना, यानी नॉर्मल से अलग वैल्यू आना। नॉर्मल से अलग वैल्यू या कम या ज्यादा वैल्यू कब आएगी? सैलिनिटी बढ़ जा रही किसी चीज की, तो यानी वो क्या होगा यहाँ पे, अगर सैलिनिटी किसी चीज की बढ़ गई या किसी चीज में सॉल्ट बढ़ गया तो वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास करने लगेगा। दैट मींस रेजिस्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। तो अगर रेजिस्टिविटी के लिए देख रहे हैं तो इट शोज निगेटिव एनोमली। अगर रेजिस्टिविटी के लिए कर रहे हैं तो इट शोज निगेटिव एनोमली कि एक पर्टिकुलर जगह पे हम बता रहे हैं कि बसाल्ट की रेजिस्टिविटी इतनी होनी चाहिए थी लेकिन ये कम शो कर रही है, नॉर्मल से कुछ अलग है, दैट इज एनोमली। और क्या है? कम है, तो दैट इज निगेटिव एनोमली। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये एक चीज इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव और निगेटिव एनोमलीज की फिर हम स्टडी करते हैं इन प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज के बेस पे, जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज है किसी चीज की उसके बेस पे। सर एक क्वेश्चन पूछना। बोलो। सर हम ये जो आपने सैलिनिटी की बात करी, सर ये हम रॉक के अंदर बात कर रहे हैं या फिर मतलब कि किसी वाटर बॉडी की रॉक की बात कर रहे हैं ना सर हम? दोनों चीजों की बात कर रहे हैं। अगर तो सर वाटर अगर की बात कर रहे हैं तो सर अगर उसमें सैलिनिटी या सॉल्ट कंटेंट अगर बढ़ जाएगा तो सर उसमें कंडक्टिविटी में कैसे फर्क आएगा? क्योंकि सर रॉक में अगर सॉल्ट होगा तो वो सॉलिड स्टेट में होगा और सॉलिड स्टेट में जो मतलब कि जो सॉल्ट होगा सर वो तो वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। देखिए दो चीजें बहुत कॉमन सी हैं। जैसे अगर किसी प्री एग्जिस्टिंग रॉक में जब आपका सॉल्ट आ रहा है तो वो वाटर के थ्रू आ रहा है, तो उसके साथ में कुछ और मटेरियल्स ऐड हुए होंगे। और दूसरी चीज, अगर आपका फ्री स्पेस है, एयर है केवल आपका, तो एयर एक ब्रेकेज की तरह वर्क करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर उसको फिल हो गया तो फिल हो जाएगा तो एक जॉइंट की तरह बिहेव करने लगेगा, तो नॉर्मल से थोड़ा सा चेंज होगा। अब आप किस चीज की बात कर रहे हैं कि आप पूरा का पूरा सॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि पूरा सॉल्ट नहीं है वहां पे, वहां एक छोटा सा स्पेस था, उस स्पेस में सॉल्ट फिल हो गया है, जो एयर ब्रेकेज था उसको हटा दिया उसने। ठीक है, उस चीज की बात हो रही। हाँ, ऐसा नहीं कि पूरा का सॉल्ट का एक स्लैब रख दिया गया है। सॉल्ट का स्लैब अलग चीज हो गई, सर वहाँ प्रेजेंस हो गई खाली एक तरह से। हाँ, और सैलिनिटी बात की जा रही है तो वाटर सैलिनिटी बात की जा रही है। ठीक है, ग्राउंड वाटर था आपके पास, वाटर है, हाँ, और अगर सलाइन वाटर है तो ज्यादा फ्लो करने लगेगा।
फिर देखिए और जैसे कहीं पर अगर सॉल्ट है और वहां वाटर आया तो वहां सैलिनिटी इंक्रीज करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये सर वहां तो फिर आयन स्मूथ कर पाएंगे इसलिए। इन्होंने लिखा है कि क्ले रिच मिनरल्स जो है आपके मड रॉक्स में और स्पेरोलाइट में, ये कंडक्टिव रॉक टाइप होते हैं बेसिकली। इनके बीच में जो वेट रॉक्स होता है, नॉर्मल सी बात है क्ले में पोर स्पेसेस होते हैं और पोर स्पेसेस में वाटर जो इनफिल करने की टेंडेंसी होती है वो नॉर्मल से ज्यादा होती है। अगर आप क्ले में पानी डालें तो क्ले फूल जाएगी पूरी, मड रॉक है मड भी फूल जाती है पूरी, क्योंकि उसके हर एक पार्ट में वाटर पहुंच जाएगा। तो अगर कहीं क्ले है उसमें वाटर आ गया तो वो जाहिर सी बात है कि ज्यादा कंडक्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बसाल्ट या ग्रेनाइट या ऐसी किसी हार्ड रॉक की बात कर रहे हैं तो उनके केवल आउटर मोस्ट सरफेस पे जो क्रैक्स डेवलप होंगे या जो पोर स्पेसेस होंगे उसमें वाटर होगा, लेकिन क्ले की पूरी रॉक में वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो वो ज्यादा कंडक्टर हो जाएगा इन कंपैरिजन टू हार्ड रॉक्स। देन नॉर्मल सी चीजें दी हुई हैं, कुछ इग्नियस रॉक की हाईएस्ट रेजिस्टिविटी होती है क्योंकि इग्नियस रॉक में आपका करंट सबसे कम फ्लो होगा। सेडिमेंट्री रॉक में कंडक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि वाटर कंटेंट ज्यादा होते हैं, फ्लूइड्स ज्यादा होते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक इनके इंटरमीडिएट में होगा क्योंकि कुछ मेटामॉर्फिक रॉक में कंडक्टिविटी हाई होती है, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक में कंडक्टिविटी लो होती है। तो बेसिकली जो सबसे हाईली रेजिस्टिव रॉक होते हैं वो इग्नियस है, then metamorphic and then sedimentary. Age of rock is also an important consideration. A quaternary volcanic rock may have resistivity in range of 10 to 200, while that an equivalent rock of Precambrian age order magnitude greater. बताइए ऐसा क्यों होगा? अगर प्री-कैम्ब्रियन एज की रॉक है तो ग्रेटर मैग्नीट्यूड हो सकता है। सर उसका रीजन यही है ना कि सर उसमें से अगर प्रीकैम्ब्रियन होगी तो सर वो मतलब कि बहुत ज्यादा मेटामॉर्फोज हो चुकी होगी सर, वो मेटामॉर्फोज हो चुकी होगी, हार्डनेस होगी और हार्डनेस होगी, पर उसमें लिक्विड कंटेंट कोई बचेगा नहीं, तो इसलिए सर ज्यादा रेजिस्टिव फील करेगा। हाँ, क्योंकि वो डेप्थ पे होगा, डेप्थ पे होने के साथ साथ में प्रेशर उस पे इतना होगा कि प्रेशर की वजह से जो अगर थोड़े बहुत उसमें कोई चीजें थी भी जो फ्लूइड्स इंट्रैप हो जाते हैं कभी कभी या एयर इंट्रैप हो जाते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। नीचे नॉर्मल बैटरी वाला दिया हुआ है 8th क्लास का, चार्जेस का फ्लो किधर होगा तो इलेक्ट्रिक करंट किधर फ्लो करेगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। अगर हम ऊपर देखें तो कंडक्टिविटी दिखा रहा है, ऊपर की तरफ ये कंडक्टिविटी दिखा रहा है और कंडक्टिविटी आपकी दी हुई है, ये पॉजिटिव वैल्यूज है। लेफ्ट हम जा रहे हैं तो निगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। दैट मींस इधर आपके कंडक्टर्स हैं, इधर सेमी कंडक्टर्स हैं और इधर इंसुलेटर्स हैं। और कुछ चीजों के नाम दिए हुए हैं जो बेसिकली आपको पता, नॉर्मल जियोलॉजी में हम यूज करते हैं और आपको पता होगा। दिया हुआ है सर्पेंटीन, ये चीज सर्पेंटीन दी हुई है। सर्पेंटीन आपका सेमी कंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पे क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, पायरोक्सिन एंड हॉर्नब्लेंड है, एम्फीबोल्स है। तो ये जितने भी मटेरियल्स, जितने भी मिनरल्स आपको बता रहे हैं, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, पायरोक्सिन, एम्फीबोल्स, ये सब इंसुलेटर्स हैं। क्वार्ट्ज में केवल कभी कभी थोड़ा बहुत सेमी कंडक्टर प्रॉपर्टी होती है, बाकी सब इंसुलेटर्स हैं। ग्रेफाइट अगर आपका है तो ग्रेफाइट आपका नॉर्मल सी बात है, ग्रेफाइट में करंट बहुत इजीली फ्लो करता है, तो ग्रेफाइट आपका कंडक्टर से इंसुलेटर है। कोई नेटिव मेटल है आपका, तो नेटिव मेटल बहुत कॉमन सी चीज है कि मेटल्स आपके गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। नेटिव है तो उसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं है, तो इंप्योरिटीज नहीं है तो बेसिकली गुड कंडक्टर होंगे। ऑक्साइड्स हैं तो वो सेमी कंडक्टर्स होंगे। सल्फाइड्स हैं, सल्फाइड्स देखिए आपका क्या दिया हुआ है, गुड कंडक्टर से सेमी कंडक्टर तक, ठीक है। ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
ग्लेशियल सेडिमेंट्स दिए हुए हैं, क्ले है, सैंड है, टिल्स है, ठीक है। तो ये सब सेमीकंडक्टर में आते हैं। परमाफ्रॉस्ट भी सेमीकंडक्टर में आता है। परमाफ्रॉस्ट, रिगोलिथ्स, बेसिकली जो टूट के सेडिमेंट्स गिर रहे हैं, ये भी आपके सेमीकंडक्टर्स में आते हैं। तो इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट ये सब ले लीजिएगा। नीचे सेडिमेंट्री दिया हुआ है। सेडिमेंट्री लगभग सारी रॉक्स सेमीकंडक्टर में, क्योंकि सेडिमेंट्री सीक्वेंस में जो भी रॉक्स में करंट फ्लो कर रहा है वो बिकॉज ऑफ द फ्लूइड कंटेंट एंड बिकॉज ऑफ वाटर कंटेंट, पोर स्पेसेस और परमेबिलिटी के बेस पे। तो पोर स्पेसेस, परमेबिलिटी की वजह से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हमेशा वो सेमीकंडक्टर की तरह ही ज्यादातर बिहेव करेंगे, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। देन यहां देखिए कुछ रॉक्स के बारे में दिया हुआ है। रॉक्स दिया हुआ देखिए आप कि पहले तो आइस और वाटर दिया हुआ है। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज, आइस और वाटर केवल और केवल टेम्परेचर के लिए दिया गया। आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ने या घटने का रेजिस्टिविटी पे फर्क पड़ता है। रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बसॉल्ट आपको दिया हुआ है, ये बेसिक ऊपर जो है वो हाईली रेजिस्टिव है। ये 10 की पावर 1 से ऊपर बढ़ रहा है तो ऊपर जाने पे रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है, तो हाईली रेजिस्टिव है। और इधर आने पे देखिए आपकी जैसे जैसे आप वाटर या टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेजिस्टिविटी कम होती जा रही है कुछ मटेरियल्स की। बसॉल्ट है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे है तो आपका हाईली रेजिस्टिव है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है रेजिस्टिविटी कम होती जा रही है। देखिए बायोटाइट्स और नाइसिस दिया हुआ, बायोटाइट नाइसिस दिया हुआ। बायोटाइट नाइसिस भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी कम हो रही है, लेकिन अगर 0 डिग्री सेल्सियस के बाद की बात करें तो रेजिस्टिविटी फिक्स हो जा रही है उसकी। यानी अगर हम नॉर्मल सरफेस पे जा रहे हैं और हम अंटार्कटिका में नहीं है, हम इंडिया के किसी जगह पे हैं, तो इंडिया के किसी जगह पे बायोटाइट नाइसिस हमेशा सेम रेजिस्टिविटी शो करेंगे, उनकी रेजिस्टिविटी फिक्स है। दैट मींस बायोटाइट नाइसिस की अगर हम रीडिंग ले लें तो हम क्लियर कर सकते हैं, इससे हम एनॉमली निकाल सकते हैं किसी एरिया की, ठीक है। क्योंकि ये सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करेंगे किस चीज को, रेजिस्टिविटी को या रेजिस्टिविटी एनॉमली को। हम यहाँ की रीडिंग लेके जा रहे हैं और हम अंटार्कटिका में रिसर्च करने जाएंगे तो अगर आप देखिए बहुत मेजर डिफरेंस आएगा अब बसॉल्ट जो अंटार्कटिका में है और एक बसॉल्ट जो इंडिया में है, ठीक है। क्योंकि इंडियन बसॉल्ट की रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी, अंटार्कटिकन बसॉल्ट की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज कि वो टेम्परेचर बहुत कम है वहां पे, ठीक है। अब अगर सरफेस के अंदर है तो नीचे हो सकता है टेम्परेचर ज्यादा हो, तो टेम्परेचर ज्यादा होने पर नीचे के बसॉल्ट ऐसा होगा और सरफेस पे जो फ्लो करेगा वो अलग होगा, ठीक है। तो ये एक जनरल आपकी प्रॉपर्टी है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब ठीक है, तो ये जनरल एक प्रॉपर्टी है देखिए जो इंडिकेट कर रही है कि किस तरह से टेम्परेचर पे डिफरेंट जो आपके सिल्ट है, क्ले है, इन सब के रेजिस्टिविटी कैसे कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये जनरल ऑन फील्ड जब आप जाएंगे वर्क करने या तब इन सारी चीजों की जरूरत होगी, या तब आपको बेसिकली लिटरेचर जो दिया था उसमें पढ़ने को दिया जाता है ये। तो इस चीज में किसी को कोई दिक्कत है? ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अभी कभी हेलो सर। आवाज, हेलो सर। बोलो। हाँ, सर ये इसमें क्ले जो 2 बार दिया है इसका क्या मीनिंग है? क्ले टिल दिया हुआ है, क्ले थर्ड की टाइम लाइन को ही, वो केवल क्ले की लाइन को इंडिकेट कर रहा है, 2 बार क्ले नहीं दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि ये लाइन ऐसे जा रही है फिर सीधे नहीं हो रही है, ये लाइन ऐसे मुड़ जा रही है। ये ग्रीन लाइन जो है ये ऐसे मुड़ जा रही है और वो जो लाइन जा रही है वो ऊपर वाली लाइन, ये इस चीज का इंडिकेटर दिया हुआ है,
ठीक है, क्योंकि वहां पे क्रॉस कर रहा था तो पता नहीं चलता कि क्ले की लाइन सीधे चली गई या क्ले टिल जो आया है उसकी लाइन गई है। तो वो बता रहे हैं कि वो क्ले टिल ऐसे गई हुई है और क्ले ऐसे मुड़ गई है। ओके सर। देन फिर जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं हमारे पास तीन, वेनर्स कॉन्फ़िगरेशन, स्लम्बर्जर कॉन्फ़िगरेशन और डाइपोल कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वेनर्स कॉन्फ़िगरेशन से। इसको आप एज बनाइए अपने, जैसे ये बना हुआ है इसको एज इट इज नोटपैड पे बनाइए और बन जाने के बाद बताइए। ये ए है, अमीटर लगा हुआ है। ये बी दिया है बैटरी के लिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये सभी को पता ही है क्योंकि दो सेल्स लगे हुए तो बैटरी है। ये स्विच है S1, यहाँ S2 स्विच है। ये वोल्टेज है, C1 C2 P1 P2, दोनों में डिफरेंस अभी बता देंगे आपको। एक चीज जो फिक्स है वो ये है कि जो डिफरेंस बिटवीन C1 एंड P1, P1 एंड P2 एंड P2 एंड C2 है वो फिक्स है और उनके बीच की डिस्टेंस A है। बन गया? यस सर। हाँ, अब जरा जो लिखा रहे हैं इसको लिखिए। जब नेक्स्ट क्लास हम करेंगे तो आप उसको पढ़ के और उससे पूछना भी है आपको, क्योंकि हम आगे के जो भी मेथड अभी पढ़ने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर एक लिखा देंगे तो बाकी दोनों आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सर ये S2 के राइट साइड पे क्या ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है? वोल्ट मीटर V है, ये वोल्ट मीटर है V। तो लिखिए कि नॉर्मल से लिखते हैं, नॉर्मल आपकी लैंग्वेज में ही लिख रहे हैं कि इन दिस मेथड electrodes are equally spaced with a distance A. The outer electrodes C1 and C2, the outer electrodes C1 and C2 are the current electrodes. बहुत बेसिक सी चीज है। अगर सर्किट आप देखेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया है, अर्थ को भी माना है कि अर्थ में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो। अर्थ में से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो आप ध्यान से देखिए कि हमने बैटरी लगाई है, बैटरी लगाने के साथ में इलेक्ट्रोड को कहाँ कर दिया, अर्थ में कर दिया है। अब ये जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो जब ये करंट से एक दूसरे को क्रॉस कट करेंगे तभी इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा और तभी एमीटर में आपको करंट देखने को मिलेगा। बात समझ आ रही ना? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। द आउटर electrodes C1 and C2 are current electrodes and inner electrodes P1 and P2 are potential electrodes. ठीक है, नॉर्मल सी चीज है कि अगर हम अर्थ में इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि ऐसी कंडक्टिंग बॉडी नहीं है कि एग्जैक्ट रीडिंग्स मिले, तो जो अमीटर लगा होगा वो मिली एमीटर होगा, मिली एमीटर में करंट को मेजर करेगा। ठीक है, V वोल्ट मीटर है, B इज बैटरी,
S2 आपका स्विच है और S2 एंड S1 स्विचेस हैं आपके। कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं सर। ठीक है, हम प्रोसेस, अब आप लिखेंगे वर्किंग प्रोसेस। हेलो सर। प्रोसेस सर ये कर्व से क्या फॉर्म हो रहा है इसमें? क्या चीज? मतलब ये कर्व से जो फॉर्म हो रहा है मतलब सर। नीचे? यस सर। अरे अभी जितना बताया है केवल उतना देखो ना। ओके सर। वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो वर्किंग प्रोसेस में आप नंबर 1 डालिए। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमने क्या किया कि सबसे पहले तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी देने से पहले हमारा मेन काम क्या है कि अभी प्रेजेंट टाइम में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो मेजर करना। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो मेजर करना। तो प्रेजेंट टाइम का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर कर सकते हैं? आप 2 पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स लगा दीजिए और स्विच ऑन कीजिए, वोल्टमीटर पे जो रीडिंग आएगी दैट इज प्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज स्विच S2, स्विच S2 को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, द वैल्यू ऑफ अर्थ करंट रिकॉर्डेड ऑन V। हमने क्या किया, केवल हम ये अंदर वाले सर्किट के लिए, अभी हमने अंदर वाले सर्किट के लिए, ऊपर हमने कुछ डिस्टरबेंस नहीं किया, अंदर वाले के लिए हमने क्या किया, S2 को हमने क्लोज कर दिया। S2 को जैसे ही क्लोज करेंगे, अर्थ में जो पोटेंशियल डिफरेंस है अर्थ का, या अर्थ की जो इलेक्ट्रिसिटी होगी थोड़ी बहुत जो भी है, वो आपका V पे क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। रिकॉर्ड करते ही अगेन ओपन द स्विच S2। अब ये मैं ओपन और क्लोज बात कर रहा हूँ फिजिक्स की, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जब मैं कह रहा हूँ क्लोज, तो क्लोज मतलब ऑफ नहीं होता है, क्लोज मतलब ऑन होता है। तो अब बेसिक क्या हुआ कि हमने पहले S2 को क्लोज करके और हमने क्या किया, अर्थ का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, देन फिर स्टेप टू में हम क्या करेंगे, क्लोज द स्विच S1। ठीक है, क्लोज द स्विच S1। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, the current from battery now starts to enter in the ground through C1 and C2। तो ये जो नीचे C1 और C2 में डॉटेड लाइन बनाई गई है, दैट इज इमेजिनरी लाइन, जो ये इंडिकेट कर रही है कि ये करंट आपका इससे सरफेस के अंदर जाने लगा, फ्लो होने लगा। जो हमने बैटरी दी है, जो आउटर करंट है यानी जो हमारा करंट है, वो इसके अंदर फ्लो होने लगा C1 और C2 के थ्रू। द वैल्यू ऑफ करंट रिकॉर्डेड एट अमीटर, हमने क्या किया, वैल्यू क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर लिया, अमीटर पे इसकी वैल्यू रिकॉर्ड कर ली करंट की। तो अभी तक हमने क्या किया, स्विच S1 को ऑन किया, S1 ऑन करते ही बैटरी जुड़ा और बैटरी जुड़ते ही हमारे C1 और C2 इलेक्ट्रोड्स से करंट क्या हुआ, सरफेस में फ्लो करने लगा। सरफेस में जैसे ही करंट फ्लो करने लगा, हमने अमीटर पे रीडिंग जो थी उसको रिकॉर्ड कर लिया। नाउ अगेन क्लोज द स्विच S2। Now again close the switch S2। S2 स्विच को हमने क्लोज किया। जैसे ही S2 स्विच को क्लोज करेंगे हम, एक अलग पोटेंशियल डिफरेंस रिकॉर्ड हो जाएगा ना अब सरफेस का। अभी तक तो कौन सा इलेक्ट्रोपोटेंशियल, अभी तक तो कौन सा पोटेंशियल था, जो अर्थ का है। अब हमने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी दे दी है, तो अब नया पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो क्लोज द स्विच S2
and record the new potential difference V2. पहला वाला हमने अगर रिकॉर्ड किया था V1 तो नाउ इट इज V2. ठीक है. yes sir. So the actual potential difference is del V equals to V2 minus V1. ये आपका एग्जैक्ट पोटेंशियल आ गया. दैट मींस पोटेंशियल ऑफ अर्थ के बाद हमने एक इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल दिया और इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल से अर्थ का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस कर दिया. तो हम जो करंट फ्लो करा रहे हैं उसकी वजह से वोल्टेज में कितना चेंज आया है वो निकल आएगा. कोई दिक्कत? इस चीज में भी किसी को कोई दिक्कत हो रही है? नो सर. अब जब ये आ गया तो नाउ द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? आप कुछ भी नोट कर सकते हैं. गामा इक्वल्स टू, या जो भी आप नोट करते हैं, रो या गामा, जिसमें भी आप नोट करना चाहें वो नोट कर सकते हैं. गामा इक्वल्स टू 2 लिख नहीं रहा, रुक जाइए एक मिनट, दूसरा कलर यूज करता हूं. क्या यूज करेंगे? गामा इक्वल्स टू 2 पाई ए डेल वी अपॉन आई. गामा इक्वल्स टू 2 पाई ए डेल वी अपॉन आई. अब इससे आपका क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी निकल आएगा. बहुत सिंपल सी चीज है ना. आई की वैल्यू आपको पता ही है, 3.14 ले सकते हैं या 22/7 ले सकते हैं. ए जो है that is the difference between C1 and P1, P1 and P2 and P2 and C2. तो ये हमारे हाथ में होगा. हम 1-1 मीटर का डिफरेंस दे रहे हैं तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी. 10-10 मीटर का डिफरेंस दे रहे हैं तो ए की वैल्यू 10 हो जाएगी. कोई दिक्कत? नो सर. करंट हम कितनी फ्लो करा रहे हैं हमने नोट ही कर लिया था. जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे जो करंट फ्लो हुआ उसको हम मीटर पे नोट कर लेते हैं. डेल वी हमने निकाल लिया कि potential difference after flowing current minus potential difference of earth's actual potential difference. हमने करंट फ्लो कराने के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला माइनस जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है. और इस मेथड से हमने क्या किया? रेजिस्टिविटी निकाल ली किसी पर्टिकुलर रीजन की लेयर्स की. कोई दिक्कत? और इससे हमने पता कर लेना है, एक छोटा सा ऑपरेट करके ये पता चल जाएगा कि नॉर्मल रेजिस्टिविटी है या थोड़ी सी अलग रेजिस्टिविटी है. इसमें किसी को कोई दिक्कत है अभी तो बताइए. सर ये कौन सा मेथड आपने बताया? वेनर्स. सर नॉर्मल रेजिस्टिविटी क्या वैल्यू से कंपेयर करके नॉर्मल रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमें पहले से पता होगी क्योंकि हम लैब में टेस्टिंग कर चुके होंगे. मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा, ठीक है. जैसे हम साइज्मिक वेव्स की वैल्यू हमको पता है कि लाइमस्टोन में कितनी स्पीड से साइज्मिक वेव मूव कर रही है और इसमें कितनी वेव से. तो अभी आपको मैंने दिखाया ना, अभी आपको मैं दिखाया जो पिछला चार्ट था. हाँ, कि अगर ये बायोटाइट है, तो किस टेम्परेचर पे कितनी वैल्यू लगभग होनी चाहिए ये दिखा रहा है. ये पहले से रिकॉर्डेड है. और उसके बाद जो भी अगर इस यहाँ पे करने पे अगर इसमें कोई चेंज आ रहा है तो दैट मींस कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ना कुछ नीचे ऐसा बदलाव है, ऐसे चेंजेस हैं जो नॉर्मल से अलग है. तो वो एनॉमली अगर पता चल जाएगी तो हम एक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि नीचे कुछ चेंजेस हैं. कोई दिक्कत?
देन दूसरा जो हमारा मेथड है तो स्लमबर्गर मेथड है, स्लमबर्गर एरे। इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा चेंज ये किया कि हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस थे और जो C1 और C2 थे, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको अलग कर लिया थोड़ा सा। अलग इन द सेंस कि हम इसको मूव करा सकते थे, दे आर मूवेबल। मूवेबल मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हम इसको चेंज कर ले रहे थे। चेंज करने का मतलब अभी तक C1 से P1, P1 से P2 और P2 से C2 की वैल्यू एक थी, इनके बीच का डिस्टेंस एक था। अब हमने उसको चेंज कर लिया, C1 से P1 के बीच में S डिस्टेंस है, C2 से P2 के डिस्टेंस बीच में S डिस्टेंस है, लेकिन P1 से P2 के बीच में A डिस्टेंस है। तो हम मतलब क्या कर सकते हैं, इसको मूव करा सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। और सेम तरीका वही था कि हमारे पास दो सर्किट्स हैं, जैसा हमने उसमें किया। तो सबसे पहले तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद जो दूसरा तरीका है कि हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेंगे, एंड देन फिर इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के बाद नया पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, और नया पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के बाद हम डेल वी निकाल लेंगे। चेंज क्या केवल आएगा फॉर्मूले में, जहां पे हम a लिख रहे थे वहां पे s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह गई, तो हमने चेंज किया। और हम ये जो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में डिस्टेंस है, जो दो तुम्हारे पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उससे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली ये भी रेजिस्टिविटी निकल जाएगी। देन एक किस रोने एपरेटस है। फिर आपका जो दूसरा है वो है ली पार्टीशन मेथड। ये बेसिकली बहुत ओल्ड फॉर्मेट्स हैं जो अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, क्रिस्डूने मेथड और ली पार्टीशन मेथड। तो इनको वो डिस्कस भी नहीं किया जाता। नेक्स्ट जो आपका है दैट इज डाइपोल डाइपोल एरे। डाइपोल डाइपोल मेथड में क्या किया हमने, ये जो बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस रख रहे थे इसको चेंज कर दिया। अब हमने क्या किया, करंट इलेक्ट्रोड्स को एक पास रखा और पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स को एक पास रखा। लेकिन अब ये जो एक पास रखा है वो इस तरह से नहीं है कि फिक्स है। अब देखिए हमने क्या किया कि हम एक गैप ले रहे हैं, और गैप में पूरा आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे हमने करीब 100 तक के मार्कर्स बना दिए। जैसे N1 N2 दिया हो ना, ऐसे सेम सेम डिस्टेंस पे a डिस्टेंस पे। मान लीजिए कि पहला जैसे ये है ना, बन जा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके हमने 100 तक बना लिए। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने a रखी, ये डिस्टेंस हमने a रखी, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हमने अगर नेमिंग दे दिया, इसको हमने नेम किया कि ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A100 तक की हमने नेमिंग दे दी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो इलेक्ट्रोड्स हैं आपके, जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको हमने A1 और A2 पे लगा दिया, और जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स हैं इसको हमने फोर्थ A4 और A5 पे लगा दिया, और हमने रीडिंग ली। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम A4 और A5 से इसको खिसका के हमने A3 और A4 पे कर दिया। उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, हम A4 और A5 से खिसका के A5 A6 पे कर दिया। और ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर करके किसी एक ही पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारी रीडिंग ले रहे हैं। और बहुत सारी रीडिंग का फायदा ये हो रहा है कि एक ही जगह इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड एपरेटस यूज करके अगर हम बहुत दूर तक लेंगे, तो बेसिकली जब इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी चलती है किसी पर्टिकुलर रीजन में या किसी पर्टिकुलर जोन में, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है
वो रेजिस्टिविटी पे जैसे आपका लाइट बिहेव करता है लो रेजिस्टिविटी से हाई रेजिस्टिविटी पे, तेज फ्लो तरीके से कुछ करंट भी डिफेंड करता है। तो इस वजह से अगर लेयर्स हैं थोड़ी बहुत तो उन लेयर्स में भी ये कारगर होता है। डिफरेंट लेयर्स की जो स्टडी हम कर सकते हैं, तो मान लीजिए पास की हमने रीडिंग ले ली, हमने इसकी रीडिंग ले ली कि यहाँ पे था और हम अपने इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स यहाँ रख के यहाँ करंट जो फ्लो हुआ उसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज आया वो नोट कर लिया हमने। पोटेंशियल डिफरेंस में जो चेंज आ रहा है वही नोट कर रहे हैं। देन फिर यहाँ इलेक्ट्रिक करंट में क्या चेंज आया उसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज आया नोट कर लिया। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करने के बाद यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज आया वो नोट कर लिया। अब देखिए कि एक ही जगह इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पर कई मीटर डिस्टेंस पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो नोट करते जा रहे हैं। तो हमको क्या पता चला कि A5 और A6 तक तो नॉर्मल चेंजेस आ रहे हैं, A7 और A8 में रेजिस्टिविटी कम हो जा रही है या रेजिस्टिविटी बढ़ जा रही है। तो ये क्या हो रहा है, यानी इतनी डिस्टेंस के बाद मतलब क्या हुआ कि अभी तक जो आपके दोनों मेथड्स थे वो शॉर्ट डिस्टेंस के थे, अब ये क्या कर रहा है लॉन्ग डिस्टेंस तक आपको कवर कर रहा है डाइपोल डाइपोल मेथड्स, और ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। और मूल्य दिए हुए हैं वेयर एन डिपेंड करेगा कि आपका किस इलेक्ट्रोड पे आप हैं। अगर आपने पोटेंशियल जहां भी आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करें, n इज द वैल्यू ऑफ 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर्स, जहां आप अपने इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड्स जहां पे आप लगाएंगे वो आपका 1 और 2 हो जाएगा। और उसके बाद Na मतलब अगर आपने 7वें और 8वें नंबर पे लगाया है तो 7A और 7A और 8A हो जाएगा। अगर आप उससे आगे लगा रहे हैं तो n+1 और n+2 बढ़ता चला जा रहा है उसी हिसाब से। बाकी जो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे हम मेजर करते थे मेजर करेंगे, और इलेक्ट्रिक करंट आप जो यहाँ पे बिना पोटेंशियल डिफरेंस के जो मेजर करेंगे पहली बार में वो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? सर कौन सा मेथड सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है? बेटा करीब 15 या 20 मेथड है, डिपेंड करेगा कि किस जगह पर सर्वे कर रहे हैं उस हिसाब से एप्लीकेबल है। सर 1920 सर इसका जो 1920 से वेनर सर इसका ऑब्जेक्टिव जो होगा इन एक्सपेरिमेंट्स का सर वो पर्टिकुलरली बस रेजिस्टिविटी निकालना जो क्रिस्टल रॉक है जो हाँ, ये हम रेजिस्टिविटी मेथड ही पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हम उन्हीं चीजों को ज्यादा मेजर कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं। ठीक है, बेनिफिट्स अभी मैं बता रहा हूँ, बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स दोनों के बता रहा हूँ। डाइपोल डाइपोल सबसे एडवांस मेथड है, डाइपोल डाइपोल सबसे अच्छा अभी फिलहाल माना जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट लेयर्स की भी बात कर रहा है। ये मेथड समझ में आया ना, ये बात समझ में आई? यस सर। अब देखिए बेसिक जो आपके ड्रॉबैक्स हैं, बेनिफिट्स तो पहले दिया हुआ है वेनर्स का, और उसके बाद ड्रॉबैक। बेनिफिट्स क्या है? सॉइल टेस्टिंग कर सकते हैं आप इससे, ग्राउंड में VES निकाल सकते हैं, वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंड। ठीक है, साउंड इन द सेंस कि वाला साउंड नहीं, साउंड इन द सेंस कि आपके वर्क में साउंड है, दैट मींस कि रेजिस्टिविटी कितनी अच्छी है कितनी कम है, ये निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लेयर्स डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी लेयर्स हैं नीचे, ये सारी चीजें। डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज ये है कि हमको इलेक्ट्रोड्स बहुत ज्यादा लगाने पड़ते हैं, और अगर हम चेंज कर रहे हैं तो बार बार हमें दोनों इलेक्ट्रोड्स उखाड़ने होंगे, दोनों इलेक्ट्रोड्स उसी जगह जाके लगाने होंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी। देखिए लिखा हुआ कि फॉर एग्जांपल टू मूव ऑल 4 इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम 50 मीटर इलेक्ट्रोड स्पेसिंग टू 100 मीटर। अगर आप, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना आपको कि 1-1 मीटर का ले लिया आपने, वहां फील्ड में तो 1 मीटर का कोई मतलब नहीं है, फील्ड में आप 10 मीटर 50 मीटर 100 मीटर ऐसे ही डिफरेंस लेंगे। तो अगर ऐसे डिफरेंस आप ले रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, 4 इलेक्ट्रोड्स हैं 50-50 मीटर के डिफरेंस पे, 100 मीटर उनको शिफ्ट करने में आप सोचिए कितना चलना पड़ेगा आपको भाई, कि 1-1.5 किलोमीटर तो आपको सीधे चलना ही पड़ेगा पहले तो।
पहला वाला जहां है, पहला वाला 50 मीटर पे है, फिर दूसरा 50, तीसरा 50, चौथा 50, तो 200 मीटर तो यही हो गया, 4 इलेक्ट्रोड्स आपके। अब पहले वाले को आपको उखाड़ के इस 200 से 50 और आगे जाना होगा, यानी 250 मीटर पहले वाले के लिए चल रहा है, 250 मीटर दूसरे वाले के लिए, 250 मीटर तीसरे वाले के लिए, तो जो पैदल चलना है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो वेनर्स मेथड है, ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि टाइम बहुत ज्यादा लगता है और वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जो स्लम बर्जर मेथड्स हैं, स्लम बर्जर मेथड्स भी बेसिकली आपके ग्राउंड वाटर और एग्रीगेट मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ग्राउंड वाटर अच्छे से पहचान सकते हैं आप इसमें। ठीक है, डिसएडवांटेज इसका वही होता है, हॉरिजॉन्टल लेयर्स अगर जितनी अच्छी होंगी या जितने अच्छे से नॉर्मली हॉरिजॉन्टल लेयर आपको मिलेंगी, उतना अच्छा आपको इसमें रीडिंग मिल जाएगी। लेकिन सपोज कीजिए कि कहीं टिल्टिंग है, कहीं फोल्डिंग है, कहीं क्रैक्स डेवलप है, तो वहां पे रीडिंग्स फ्लक्चुएट करने लगेंगी। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होती है, जो हम शिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोड्स को बीच में, कि आपने C1 P1 को एक रखा हुआ है, C2 P2 को एक रखा है। अब हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर C1 P1 के बीच में 50 मीटर का डिफरेंस है, तो C2 P2 के बीच में भी 50 मीटर का रहना चाहिए। पहली रीडिंग लेते वक्त अगर P1 और P2 के बीच में 10 मीटर का डिफरेंस था, तो दूसरी रीडिंग लेते वक्त P1 और P2 के बीच में ही 10 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये क्या होता है, बहुत हॉट सी कंडीशन होती है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, डाइपोल डाइपोल मूवमेंट एक ही बार में हमको केवल 2 इलेक्ट्रोड शिफ्ट करने होंगे। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड आपका एक ही जगह पे फिक्स है, हम उसमें हाई करंट फ्लो करा देंगे, और बाकी जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन्हीं को केवल शिफ्ट करना है। और शिफ्ट कैसे करना है कि हमने पहले से मार्कर बनाए हुए हैं 10-10 मीटर, 20-20 मीटर, 30-30 मीटर पे, और हम वहां ले जाके लगा रहे हैं, लगा के रीडिंग ले रहे हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग कम है, थोड़ा मेहनत कम लग रही है। ठीक है, तो डाइपोल इसलिए थोड़ा सा ज्यादा सक्सेसफुल है इन दोनों से। और ये बेसिकली वो चार्ट जो आपको बताया ना कि रेजिस्टिविटी किसकी कितनी है, कॉमन रॉक और मिनरल्स की रेजिस्टिविटी दी हुई है ओम मीटर में। नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात है ये। ठीक है, अभी आपको पीछे भी बताया कि टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से अगर वैल्यूज चेंज हो रही हैं इधर उधर, तो चेंज हो जाएंगी ये। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप।